हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 10 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी DSSB और पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इधर बीच में मैं 2-3 दिन वीडियो डाल नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। और अब एमसीक्यूज़ रोज़ पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज एमसीक्यूज़ केवल मैं डाल रही हूँ, कल से टॉपिक्स भी लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम भी आने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक संस्थाओं और उनको प्रभावित करने वाले बाह्य प्रभावों को सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन माना। किसने माना? यानी औद्योगिक संस्थाएं और उनको प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, यानी किसी क्षेत्र में औद्योगिक संस्था स्थापित हो गई तो क्या होगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वहाँ का प्रदूषण का स्तर, महिला पुरुष में समानता असमानता, लोगों के जीवन जीने का स्तर, वहाँ पे चीज़ें कितनी सस्ती और महंगी मिलेंगी, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? औद्योगिक संस्थाएं वहाँ पर जो रहती हैं तो प्रभावित करती हैं काफ़ी चीज़ें वो, ठीक है। तो उनके बारे में किसने अध्ययन किया? लिंटन ने। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था ही बाद में चल के जाति व्यवस्था में बदल गई, जबकि जो मूल स्तरीकरण की बात की गई थी हिंदू धर्म में, जैसा कि ऋग्वेद में आप जानते ही हैं, तो इसमें कहीं पे भी जाति का नाम नहीं है, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं है, केवल गुण और कर्म के आधार पर, वर्णों के आधार पर लोगों को बांटा गया है। यानी कोई व्यक्ति यदि कोई शूद्र है तो अपने गुण और कर्म में चेंज करके वो ब्राह्मण बन सकता है, ठीक है। तो इसका प्रावधान था ऋग्वेद में, जबकि अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हो गई, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? धर्म और संस्कृति पर, ठीक है। तो एकता और स्थिरता निर्भर करती है धर्म और संस्कृति पर। किस देश में स्त्रियों की प्रत्याशित जीवन अवधि अधिक है? कौन सा देश है? स्वीडन, ठीक है। क्योंकि अमेरिका, इजराइल और कनाडा से भी ज़्यादा महिलाएं लंबा जीवन जीती हैं, स्वस्थ जीवन जीती हैं, कहाँ पे? स्वीडन में, ठीक है। फिर किसने कहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा, संस्कृतिकरण अवधारणाओं का एक पुंज है? किसने कहा है? तो वो एफ जी बेली ने कहा कि संस्कृतिकरण केवल एक अवधारणा नहीं बल्कि इसमें अनेक अवधारणाएं समाहित है, यह अवधारणाओं का एक पुंज है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसने कहा है कि संस्कृतिकरण अवधारणाओं का पुंज है, ये तो हो ही गया। कोटेशन भी बन सकता है कि संस्कृतिकरण केवल एक अवधारणा नहीं बल्कि अवधारणाओं का पुंज है, तो इसमें भी बेली आ जाएंगे। तो देखिए, प्रश्न कई प्रकार से बनते हैं। कभी कभी ये होता है कि कोटेशन जो होता है वो क्वेश्चन बनाने के दौरान बना दिए जाते हैं, जबकि होता क्वेश्चन है वो उसको कोटेशन बना दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी कोटेशन को क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो प्रश्न बनते समय ऐसा नहीं कि जैसा आपने पत्रिका में पढ़ा है, किसी चीज़ में पढ़ा है, किताब में कोई प्रश्न पढ़ा है तो हूबहू वैसा ही पूछ देंगे। वो अपने दिमाग से कुछ उसमें रचनात्मक चेंज करेंगे, उसके बाद उसको पूछेंगे ताकि कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ भी हों, थोड़ा टफनेस उसकी बढ़ जाए, ठीक है। किसने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण कहा? तो वो योगेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये कोटेशन भी है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अग्रिम समाजीकरण है, तो योगेंद्र सिंह। इसको क्वेश्चन बना के पूछते हैं तो योगेंद्र सिंह याद रखिएगा। ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को निकालना है। कौन है? स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ ने ग्रामीण समाज के बारे में कुछ चीज़ें बोली हैं, तो उसमें ये भी है। जीवन सारणी लाइफ टेबल का निर्माण किसकी मदद से किया गया है? वो है आयु विशिष्ट मृत्यु दर, ठीक है। यानी एक विशेष आयु में जो मृत्यु दर होती है, कुछ बच्चे 5 साल में मर जाते हैं, कुछ 10 साल तक जीते हैं, तो कुछ 15 साल के हो जाते हैं, कुछ पूरी ज़िंदगी पूरी करके तब मरते हैं, ठीक है। तो एक विशेष आयु में जो मृत्यु दर होती है किसी विशेष आयु में, यानी कितने बच्चे हैं जो 4 वर्ष की आयु में मर गए, कितने बच्चे हैं जो 3 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई, कितने लोग ऐसे हैं जो वयस्क होने के बाद मरे। तो इसका जो पिरामिड हम बनाते हैं, इसको बांट के 4 वर्ष के बच्चों में मतलब इतने वर्ष तक मृत्यु हुई, फिर इतने वर्ष तक, इस तरह से बांटते हैं, तो ये लाइफ टेबल कहलाता है, ठीक है। फिर है, किसने कहा कि श्वेतसन अपराध अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग द्वारा किया गया है? तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है। देखिए, श्वेतसन अपराध की जो परिभाषा उनकी है, सदरलैंड की है, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, मुझे भी कई बार मिल चुका है पेपर में, तो ये परिभाषा याद रखिएगा। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त करने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यता की सामाजिक निरोगताएँ समाप्त हो गई हैं। यह कथन किसका है? के.एम. फणिक्कर, ठीक है। तो
अक्सर लोग गांधी जी और अंबेडकर में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन है किसका, एक के.एम. पडिक्कर का है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग थोड़ा सा ये है अगर इसमें दे दिया जाए ये ऑप्शन, तो इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और भी बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट और क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैं विश्वकोश की एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जो कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैं समझाऊंगी। उसमें लगभग 5 to 10 का कॉन्सेप्ट एक दिन में मैं लूँगी, ठीक है। तो बहुत जल्द उसको भी शुरू कर दूँगी। तो बने रहिए हमारे साथ, ओके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।